Hello, this is Balwant. Welcome to the PRT set of मंत्रा क्लासेस. हम लोग सेट नंबर आज कितना कवर करने वाले हैं? सेट नंबर 104 अभी कवर करने वाले हैं. देखिए सेट नंबर 104 में अभी तक 103 सेट कंप्लीट हो चुका है. आज हम लोग सेट नंबर 104 को कवर करने वाले हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6/5 में कितने 1/10 है. इसका क्या मतलब हुआ, पहले क्वेश्चन कार्ड समझिए. मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कहीं 10 और कह रहा है कि 10 में कितने 2 हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 में 2 शामिल है और कितने बार शामिल है वही हमसे पूछा है. कैसे बनेगा? एक तो है कि 10 को आप ब्रेक करिएगा तो कितना बार लिखिएगा. 2 + 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10. तो कितने 2 हैं? तो कहिएगा 1 2 3 4 5 और हमारा आंसर क्या होगा 5. कि 10 में कितने 2 हैं? तो 5 2 हैं. या फिर कहिएगा कि 2 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तब क्या चला आता है? 10 चला आता है. इसका मतलब 2 डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हैं कि 5 बार है. वही बात यहाँ पे पूछा है कि 6/5 कोई नंबर है. अब इस नंबर में जो 1/10 है, क्या है 1/10, वो कितनी बार इसमें शामिल हुआ है. तो हमको तो पता नहीं है कि कितनी बार शामिल है. तो मान लेते हैं कि y बार शामिल है. तो टोटल जो y बार का योगफल होगा 1/10 गुने y ही तो होगा. अगर जैसे यहाँ 2 जो है 5 बार शामिल है तो 2 गुने 5 माने 10. तो इसे अगर 1/10 y बार शामिल है तो 1/10 गुने y. और जो आएगा वो किसके बराबर होगा? 6/5 के बराबर. बस क्वेश्चन बन गया. 5 से 10 को काटिए 2 बार में, क्रॉस गुना करिए, 6 दूना 12, वाई का मान क्या आ गया? 12 आ गया. इसका मतलब है कि 1/10 जो है अगर 12 बार लीजिएगा तब क्या आएगा? 6/5. आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी. कहिए कोई परेशानी है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है. गुणनखंडों का योगफल पूछा. अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 210, अगर इसका फैक्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, प्रश्न कितने प्रकार से आ सकते हैं? एक तो आएगा नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऐसे से. या फिर उसका प्राइम फैक्टर पूछ ले, या फिर एक पूछ ले डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कितने हैं. यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहले क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है. जब आप इसका गुणनखंड करिएगा क्या आएगा? 210 में हमको 10 दिख रहा है तो 10 का मतलब 2 × 5 = 10. 21 दिख रहा है, 21 का मतलब 3 से 21. अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कि 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, लेकिन कोई इशू नहीं है, ऐसे ही लिखिए. सबके पावर में कुछ नहीं, मतलब एक है, एक लिखा हुआ. ये 210 का हम क्या निकाल लिए? फैक्टर निकाल लिए. पूछा क्या है? योगफल पूछा है. रूल क्या है योगफल का? अगर हमसे योगफल पूछा है मतलब सम ऑफ फैक्टर. सम ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं कि अगर 2 के पावर 1 है, इसका मतलब क्या? पहले लिखेंगे 2 के पावर 0 और प्लस में क्या? 2 के पावर 1. यही है रूल. 5 के पावर 1 है ना, तो पहले क्या लिखिएगा? 5 के पावर 0 फिर 5 के पावर 1. अगर यही रहता 5 के पावर 2 तो शुरू 0 से ही करना है और खत्म जितना पावर है ना वहां पे जाके आपको स्टॉप कर देना है, रोक देना है. जैसे यहाँ 3 के पावर 1 है तो 0 से शुरू करिए, एक एक बढ़ाते चलिए. 0 में 1 बढ़े क्या होगा? 1. लेकिन यहाँ पावर 1 तक लास्ट ही, इसीलिए 1 तक ही ब्रेक लगा दिए. 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 0 और प्लस में 7 के पावर 1. कहिए कोई दिक्कत है यहाँ? तो आगे देखिए. 2 के पावर 0 का मतलब क्या? 1. कोई भी संख्या के पावर में 0 उसका वैल्यू क्या आता है? 1. और 2 के पावर 1 मतलब क्या होता है? 2. यहाँ आ जाएगा कितना? 1 + 5. यहाँ आ जाएगा 1 + 3. यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 7. 1 और 2 3 गुने 5 और 1 6 4 8. 3 छक 18 चौका 72 अठे कितना होता है? 72 अठे 576 होता है. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. सिंपल क्वेश्चन था ये. अगर हमसे यही नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेता, अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेता तो पावर में एक एक जोड़ने का रूल है. तो 1 में 1 जोड़िएगा क्या होगा? 2. 1 में 1 जोड़िएगा क्या होगा? 2. फिर 1 में 1 जोड़िएगा क्या होगा? 2. फिर 1 में 1 जोड़िएगा क्या होगा? 2. 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16. नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमसे पूछ ले तो कितना कहिएगा? 16 आएगा.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8x8 है। ये 8x8 करने का मतलब कि दो भुजा दे दिया है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी, माने एक्यूरेट वैल्यू नहीं, आपको समीप नियरेस्ट अप्रोक्स वैल्यू बताना है। देखिए इन लाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 1 लीटर को, 1 लीटर जूस का डब्बा, इसे लग रहा है कि इसी वो डिब्बा का चर्चा कर रहा है, लेकिन नहीं, वो 1 लीटर में ही सवाल छुपा हुआ है कि 1 लीटर है तो डिब्बा है अगर 1 लीटर का, इसका मतलब उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। आप बताइए, घना का डिब्बा का दो गो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 8 है, दूसरा भुजा 8 है। कोई भी डब्बा हो घनाकार घनाभाकार, उसका आयतन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं। आपसे क्या पूछ लिया है, गहराई पूछ लिया, आप ना कहिएगा यही ना ऊंचाई है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, हमको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। ऊंचाई को हम क्या मान ली, एच मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ई जो आएगा 8x8 एच, ई क्या आएगा, उस डब्बा का आयतन निकल के आएगा। अब आयतन तो दिया हुआ है कि जूस का डब्बा 1 लीटर का है, 1 लीटर से मतलब नहीं है हमको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मतलब है। लीटर में थोड़े रखेंगे, इधर रखेंगे सेंटीमीटर में, उधर रखेंगे लीटर में, तो सही नहीं है, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में 1 लीटर को कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए, अब अगर एच का मान हम आपसे पूछेंगे तो क्या होगा, 1000 और बटा में 8 × 8 होगा। अब काट दीजिए, 8 से इसको काटिए, कितना बार में जाएगा, 125 बार में जाएगा। अब 125 तो 8 से कटेगा नहीं, अप्रोक्स में जाएगा। अब एक प्रॉक्स में काटिए या फिर डायरेक्ट देखिए, 16 × 8 कितना होता है, 16 × 8 = 128 होता है, तो इस 16 से कटेगा, कहिए नहीं कटेगा। 16 से थोड़ा सा कम है, माने 125 है और 16 × 8 = 128 है, तो 128 से थोड़ा सा ही ना कम है, इसका मतलब 16 से हल्का सा आंसर कम होगा। लेकिन क्वेश्चन तो खुद पूछा है कि समीप में होना चाहिए, तो आप ना कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 16 आंसर होगा। बस हो गया, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट देखिए, 0.01 के स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, देखिए 1 नंबर में ये दिया हुआ है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं हो, ऑप्शन देखिएगा। या फिर 1 और 3 दोनों को उस रूप में लिखा जा सकता है, 1 और 4 दोनों को उस रूप में लिखा जा सकता है, या 1 और 2 दोनों को उस रूप में लिखा जा सकता है। समझना कैसे, देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि दिया क्या है, 0.01, इसका मतलब है कि 0.01 को कितनी बार गुना किया है, स्क्वायर है, इसका मतलब आप कहिएगा कि 2 बार गुना किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। बदलना किस में है, प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए रूल क्या है कि उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहीं अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई परेशानी नहीं होगा। आगे देखिए, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ देख रहा है, तो इस बात को अगर डेसिमल को हमको मन है कि हम डेसिमल को उड़ा दें, हमको मन क्या है कि डेसिमल को इसमें से खत्म कर देते, हम लिख सकते हैं 1 और 2 गो अंक है, 2 गो जीरो। यहाँ भी वही बात अगर हम कर देते ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, 100 से 100 को काट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जो बच गया 1 × 1 × 1, क्या बच गया, 1 बच गया। अब बटा में क्या बच गया, 100 बच गया, 1/100, ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। मतलब हमारा आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन 4 जो लिखा हुआ है 1/100%, उतना तो हमको आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसमें से कोई और आ रहा है, तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 1 नंबर से शुरू करते हैं, 0.01% लिखा हुआ है, माने परसेंट का तो परसेंट है ही। एक बात बताइए, 1/100 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 0.01, वही बात तो हुआ कि 1 का 1 रह गया, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद नीचे बटा में 2 गो जीरो है, इसका मतलब 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं और प्रतिशत का प्रतिशत लिख सकते हैं। मतलब आंसर 1/100% मान 1/100% और 0.01% भी होगा। मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा। 1/100 में तब परसेंटेज गायब है, तो इसी आंसर नहीं होगा। 1% कभी भी बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आंसर होगा 1 और 4। 1 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन ने एक दूरी रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 20 मिनट में तय की। ठीक है,
बस द्वारा देखिए 50 के स्पीड से गया, 54 मिनट ट्रेवल किया। नाव द्वारा 15 के स्पीड से गया, कितना, 1 घंटा 36 मिनट में तय किया। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, हमसे क्या पूछा है, कुल दूरी पूछा है। दूरी मतलब क्या होता है, समय गुने चाल, या कहिए चाल गुने समय। देखिए कुल दूरी पूछा है, सब दूरी को जोड़ना है। पहले रेलगाड़ी द्वारा वो कै की स्पीड से गया, तो आप कहिएगा 60 की स्पीड से गया। कितना देर तक गया, तो कहिएगा 1 घंटा 20 मिनट, इसका मतलब कितना देर कहिएगा, 80 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दिया हुआ है, तो इसको घंटा में बदल दीजिए 60 से भाग देके। ये क्या हो गया, चाल हो गया। ये क्या हो गया, समय हो गया। तो चाल गुने समय करिएगा, क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। बस से गया 50 की स्पीड में, कितना देर गया, 54 मिनट गया। तो मिनट में है तो पहले किससे में बदल दीजिए, घंटा में बदल दीजिए, ये भी दूरी निकल गया। नाव से गया क्या की स्पीड में, 15 की स्पीड से, कितना देर गया, तो कहिएगा 1 घंटा 36 मिनट, इसका मतलब 96 मिनट गया। बटा में क्या करिए, 60 करिए। सब अलग अलग दूरी निकल गया, सबको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। कितना आएगा देखिए, 60 से 60 गया, 0 से 0 गया, 6 से 54 9 बार में गया, 15 चौका 60 गया, 4 से 96 गया 24 बार में। यहाँ कितना बच गया, 80 बच गया। प्लस में क्या बचा, 9 पछे 45, प्लस कितना बचा, 24। कितना आ जाएगा, 5 4 9, 8 4 12 और 2 14, 149 किलोमीटर क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 149 किलोमीटर। कहिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो, इजी क्वेश्चन था, हालांकि सेट का है तो कराना पड़ेगा। देखिए, एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नावें एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है, ठीक है। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या है। एक तो सिंपल मेथड है कि एक नाव जा रहा है 20 की स्पीड से, दूसरा नाव जा रहा है 23 की स्पीड से। 3.5 घंटा बाद का मामला बताना है। आप बताइए, 20 घंटा की स्पीड से अगर कोई नाव 2 घंटा गया तो कितना किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर। कैसे निकाले, तो कहिएगा 20 की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटा तक गया, 20 गुने 2 माने 4 गुने समय बराबर दूरी 40 निकाल दी। एक नाव अगर 23 की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटा तक गया, तो आप कहिएगा 23 दूना 46 किलोमीटर गया। तो पहला नाव आप कितना निकाले, 40, दूसरा कितना निकाले, 46 निकाले। वही दोनों एक दूसरा के बीच कितना दूर हो गया, तो एगो 40 चला, एगो यहाँ से कितना चला, 40 चला, एक यहाँ पहुंचा है माने 46 पे पहुंचा है। तो अंतर कितना का हो जाएगा, दोनों के बीच के दूरी पूछे चाहे अंतर पूछे, कहिएगा 46 माइनस 40 बराबर 6 किलोमीटर, वही आपसे पूछा। तो एक तो सिंपल है कि आप दोनों का 3.5 घंटा का मतलब क्या होता है, 7/2। तो एक हो गया क्या की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तब 20 गुने 7/2। एक हो जा रहा है 23 की स्पीड से, वो भी 3.5 घंटा माने 7/2। ये दोनों का क्या निकल गया, पहला का डिस्टेंस, ये दूसरा का डिस्टेंस। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों के बीच का दूरी, तो दोनों को डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया, पहला मेथड। दूसरा आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि दोनों के स्पीड में जो डिफरेंस है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक का स्पीड 20 है, एक का स्पीड 23 है। तो दोनों के स्पीड में डिफरेंस कितना का है, आप कहिएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड डिफरेंस है। इसका मतलब हर 1 घंटा में दोनों के बीच का दूरी 3 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अगला घंटा में दोनों के बीच का दूरी 6 घंटा हो जाएगा। फिर अगला घंटा में दोनों के बीच का दूरी 9 घंटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 घंटा में दोनों के बीच का दूरी तय किया, उसका डिफरेंस जो है कितना आएगा, 3 किलोमीटर आएगा। कितना घंटा का मामला है, 3.5 घंटा का, इसका मतलब 7/2। सत्या कितना हो गया, 21/2, इसका मतलब कितना आ गया, 10.5 आ गया। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10.5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस डॉट 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 1/100 गुने 101। देखिए 1 और 2 का जो डिफरेंस है कितना है, 1 का है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना का है, 1 का। सबका डिफरेंस आपको इक्वल नजर आ रहा है। अगर डिफरेंस इक्वल नजर आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन में सीधा क्या किया जाता है, 1 बटा में डिफरेंस, डिफरेंस माने वही जो गैप आप लिखे हैं,
कितना का गैप है? 1 का। अब मल्टीप्लाई में लिखना है फर्स्ट टर्म। यहाँ फर्स्ट टर्म किसको कहा जाता है समझिएगा। 1/1 जो आप देख रहे हैं इसको फर्स्ट टर्म में गिनिए, और जो लास्ट में ऐसे देख रहे हैं इसको आप लास्ट टर्म में काउंट करिए। तो क्या लिखिएगा? 1/1 और माइनस कीजिए 1/101। बाकी आप इसको ब्रेक करके भी बना सकते हैं लेकिन लंबा जाएगा, इसीलिए ये कंसेप्ट ध्यान में रख लिया जाता है कि 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। 1 में अगर इधर गुना होगा तो वही रह जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ सोल्व कीजिए। 1 और 101 का एलसीएम कितना होगा? 101। यहाँ क्या आ जाएगा? 101। माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 101 में से 1 घटाइएगा कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब बटा में क्या आएगा? 101। 100/101 क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी में है 100/101। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कमल ने 9,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। इसके 5 माह बाद समीर 8,000 लगाकर साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 6,970 के लाभ में से समीर का भाग कितना होगा? देखिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो आप लिखिएगा वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। माने जितना इन्वेस्ट किए और जितना समय के लिए किए उसी से बट जाता है। 2 आदमी शामिल है बिजनेस में, एक कमल है और एक क्या है? समीर है। कमल कितना लगा के बिजनेस में शामिल हुआ? आप कहिएगा 9,000 लगा के शामिल हुआ। समीर की बात करिएगा, समीर कितना लगाया? 8,000 लगाया, ठीक है। समीर लगाया कितना? 8,000 रुपया। अब देखिए इसके 5 माह बाद, जब कमल बिजनेस में शामिल हुआ था ना, उसके 5 महीना बाद समीर आया था। अब वर्ष के अंत में इसका मतलब बिजनेस चला कितना? 12 महीना। इसका मतलब कमल तब बिजनेस में 12 महीना रहा ही रहा। कमल के बारे में जब आप कहिएगा तो कहिएगा कमल बिजनेस में 12 महीना रहा। लेकिन समीर की बात करिएगा तो इसके 5 महीना बाद आया और टोटल बिजनेस चला 12 महीना। इसका मतलब ये रहा क्या महीना था? 7 महीना रहा था। के से के कट गया, 4 दूना 8, 12 को काटिएगा 3 बार में, 9 तिया कितना आ गया? 27। इधर कितना आ गया? 14। यही हो गया दोनों के प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ तक पहुंच गए, सवाल बन गया टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ है? 6,970 रुपया का। इसमें हिस्सा किसका पूछा है? समीर का। समीर का हिस्सा कितना है? 14 हिस्सा है। टोटल कितना है? तो कहिएगा 27 + 14 कितना होगा? 43 हो जाएगा। आगे देखिए 41 हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहां से कैलकुलेट कर दीजिए। 41 से काटिए 6,970 को, कितना बार में जाएगा? एक बार में पहले काटिएगा, क्या बचेगा? बच जाएगा आपको 28। फिर 7 बार में काटिएगा तो क्या बचेगा? 70 गुना में 170 गुना में आप क्या करिए? 14 कर दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। एक 170 गुना में 14 क्या हो गया आंसर? गुना कर लीजिए। डायरेक्ट करना भी आपको आता है। 14 में अगर 17 से गुना करना है, 14 दाई 140 और 14 सत्ते 98, तो 140 में 98 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 238 हो जाएगा। और उसमें एक जीरो बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9,000 रुपया लगाया बिजनेस में, ठीक है। 5 माह बाद समीर 8,000 लगाकर साझेदार हो गया। समीर कितना दिन बाद आया? 5 महीना बाद। टोटल कितना है? वर्ष के अंत में। इसका मतलब बिजनेस चला कितना? साल भर। इसका मतलब है कि कमल 12 महीना रहा, समीर कितना महीना रहा? 7 महीना रहा, 5 महीना बाद है इसीलिए। अब दोनों के इन्वेस्टमेंट टाइम गुना किए, 3:2 कट गया, 27:14 आ गया। अब 27:14 में ही वो पैसा बांटेगा। टोटल 27 + 14 कितना होता है? कहिएगा 41 होता है। तो 41 में से समीर का हिस्सा 14 और कमल का हिस्सा 27। टोटल पैसा कितना है? तो 6,970 है। तो टोटल 41 में से 14 हिस्सा है, तो इतना का टोटल का 14/41 किए, 170 गुने 14 आ गया। 170 गुने 14 कितना आ जाएगा? 2,380 रुपया आ जाएगा हमारा
आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तूफान के कारण टेलीग्राम का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया। ठीक, उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है? देखिए, ऐसा खंभा है। अब टेलीग्राम का खंभा मुड़ गया, मान लीजिए यहां से टूट गया। अभी जो आप ऊपर देख रहे थे, ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे थे वो नीचे आ गया, मुड़ के कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। अब जमीन से ये जो यहाँ सिर से टच कर रहा है उसके बीच का दूरी आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 8√3 दिया हुआ है। और कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अभी तक खंभा इतना खड़ा है ये, अब बाकी तो टूट गया। ये जो आप इधर झुका हुआ देख रहे हो, पहले इधर था कि नहीं था? तो खंभे की ऊंचाई मतलब इतना प्लस इतना, या फिर कहिए इतना प्लस में इतना, दोनों के जोड़ देंगे बात तो बराबर पड़ेगा। अब देखिए, tan 30 का मतलब क्या होता है? 1/√3। इसका मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना है? √3 है। और sin 30 का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, √3 का मान 8√3 है ना, तो 1 का वैल्यू 8 होगा ना। √3 का वैल्यू अगर 8√3 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 8। तो यहाँ भी 1 है तो 1 का वैल्यू 8। 2 का वैल्यू कितना होगा? कहिएगा 16 होगा। 8 और 16 कितना होगा? 8 + 16 कितना होगा? 24 होगा। तो खंभे का ऊंचाई कितना निकल गया? 24 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना इतना को पूर्णतः विभक्त करेगी? 3 के पावर 25 + 3 के पावर 26 + 3 के पावर 27 + 3 के पावर 28 है। देखिए, अगर आप इसमें से 3 के पावर 25 को कॉमन ले लीजिएगा तो बाहर क्या बचेगा? फिर 1, फिर क्या बचेगा? 3 के पावर 1, फिर क्या बचेगा? 3 के पावर 2, फिर बचेगा 3 के पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हमको कॉमन दिख रहा था, 3 के पावर 25 से कॉमन लेना शुरू किए और जो बट गया उसको ब्रैकेट में लिख दिए। 3 के पावर 25, 1 + 3 प्लस में 9 प्लस में 27 हो गया। 3 के पावर 25 गुना 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। इतना आया मोटा मोटी तौर पे गुणनफल करके। कर पूर्णतः विभक्त करेगी, इसका मतलब इसको पूरा पूरा काटने वाला संख्या चाहिए। आप शुरू करिए 11 से। देखिए तो 40 को 11 काट पा रहा है? नहीं। 3 के पावर का ऐसा कोई संख्या जो 11 को काट पाएगा, जो 25 में सीधा सीधा बट जाए? तो आप कहिएगा वैसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब 11 से तो नहीं कटेगा। 16 से तो हमको 40 दिख रहा था, तो 4 तो शामिल नजर आ रहा है, 8 भी शामिल आ जा रहा है। 40 मैंने क्या? 8 × 5 = 40। लेकिन इसके बटा में अगर 16 रखेंगे तो 2 किससे कटेगा? 2 तो छूट रहा है, मतलब 16 भी नहीं हो सकता है। 25 पे आइए, अगर 25 से कटना होता तो 5 से 50 25, 5 × 8 = 40। लेकिन ये जो 5 बच गया वो कहाँ कटेगा? इसका मतलब इससे भी नहीं कटेगा। अब जो बच गया वो आंसर होगा। अब देख लीजिए कैसे कटेगा ये पूरा संख्या 30 से 100। अगर ये 30 से कट रहा है, मान लीजिए आप, देखिए 0 से 0 का काम खत्म। 3 को 25 बार लिखा गया है तो कम से कम एक बार तो कट सकता है ना। 25 बार हम लिख सकते हैं, 3 × 3 के पावर 24, तो 3 से भी कट गया। इसका मतलब क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, 30 से पूरा पूरा कटेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि x + 1/x = 5, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप यहाँ x को हटा दीजिए, यहाँ पे x नहीं है, तब बनेगा सही सवाल। x + 1/x = 5 दिया हुआ है, x के पावर 4 + 1/x², x² - 3x + 1 का मान क्या होगा? देखिए, अगर आप सभी टर्म में x से भाग दे दीजिएगा तो क्या बचेगा? x के पावर 3 बचेगा। उधर क्या बचेगा? 1/x के पावर 3। इधर क्या बचेगा? x - में 3 और प्लस में 1/x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, x + 1/x का मान क्या है? 5। यहाँ देखिए x
+1/x का मान क्या है 5। 5 में से 3 घटाइएगा क्या बचेगा 2, मतलब बटा के नीचे तो 2 कंफर्म हो गया कि आएगा। अगर x प्लस 1/x 5 दिया हुआ है या x³ प्लस 1/x³ का मान पूछेगा तो कितना होता है 110 होता है। 110 को 2 से काटिए कितना बार में 55 हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे डायरेक्ट याद रखिए x प्लस 1/x बराबर 5 जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है। तो x प्लस 1/x अगर 5 है तो x³ प्लस 1/x³ 110 आता है और x³ माइनस 1/x³ पूछेगा तो 140 आता है। अब बाकी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वैल्यू का क्यूब माइनस में 3 इंटू वैल्यू, माने 5 के पावर 3 और माइनस में 3 गुने 5 110 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए किसी को 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया तथा 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपए 6% वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया। ठीक है, देखिए उतने ही रुपए, ध्यान में रखिएगा टर्मों के प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है। यहाँ भी प्रिंसिपल लिख लीजिए, एक जगह और प्रिंसिपल लिख लीजिए। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया, एक निश्चित समय बाद उसने प्रत्येक से 4600 मिश्धन के रूप में पाया। ठीक है, उसने दोनों व्यक्तियों को कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया। ठीक, देखिए आप जब क्वेश्चन को देखिएगा सबसे पहले ही समझ में आया कि दोनों का प्रिंसिपल बराबर है। CISI का चर्चा नहीं है, बनाएंगे किस पे तो SI पे, साधारण ब्याज पे सवाल को बनाएंगे। देखिए मान लीजिए कि पहला व्यक्ति को P रुपया दिया, हमको ब्याज अगर निकालना है, आप क्या कहिएगा मूलधन गुना में समय, समय दिया हुआ है आप कहिएगा T मान लेते हैं। ठीक है, समय गुना में दर दिया हुआ है 5% तो दर और बटा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 निकल गया ब्याज। अगर इधर का ब्याज निकालना पड़ेगा तो मूलधन गुना में समय 6 महीने बाद, माने यही समय से 6 महीना बाद, माने अगर ये T है तो इसको 6 महीना कम कर दीजिए तो 6 महीना नहीं करके 1/2 साल भी लिख सकते हैं ना। मूलधन गुने समय, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, अब बटा में क्या 100 लगा दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ब्याज निकालने में। अब देखिए 4600 उसने प्रत्येक से, दोनों से कितना कितना रुपया लिया है 4600 रुपया लिया है। मिश्धन दोनों का क्या है इक्वल, एकदम मिश्धन इक्वल है। ब्याज में अगर हम मूलधन को जोड़ दे क्या निकला मिश्धन, ब्याज इसमें मूलधन को जोड़ देंगे क्या निकलेगा मिश्धन, और दोनों 46, इसका मतलब दोनों बराबर है। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रिंसिपल उधर जाएगा कट जाएगा माइनस हो जाएगा, काम खत्म। 100 कट जाएगा, ऊपर का आप चर्चा करिएगा तब P से P कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 5T बच रहा है और उधर क्या बच रहा है 60, और माइनस में 1/2 गुने 6 का मतलब क्या 3। 5T उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा T, 3 इधर आएगा तो T का मान क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। समय आप निकालिए कितना 3, इसका मतलब पहला को दिया 3 साल के लिए, दूसरा को दिया 3 साल में 6 महीना कम, इसका मतलब कितना समय के लिए दिया 2.5 साल के लिए दिया। अब देखिए उसने दोनों व्यक्ति को कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया। आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल निकालना पूछा, कहीं भी इक्वेशन को फिट कर दीजिए, यहाँ फिट करके देख लीजिए। प्रिंसिपल के जगह क्या लिखिए P लिखिए, फिर P लिखिए, गुना में T के जगह पे 3 लिखिए, रेट के जगह 5 और बटा में 100। क्या लिखे हम मूलधन प्लस ब्याज बराबर में क्या मिश्धन, हम मिश्धन तक क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है 4600, यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। P हो जाएगा 15P, अब बटा में क्या 100, अब बराबर में 4600। यहाँ से किसका मान आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल का मान निकाल सकते हैं। दूसरा बात कि इतना अगर हम नहीं भी करें, अगर हम टाइम 3 साल निकाल लिए तो हम एहो बात तक कह सकते हैं कि जो 4600 अमाउंट हम देख रहे हैं वो किसका वैल्यू है, तो 100% प्रिंसिपल हुआ। अगर समय 3 साल 5% रेट है तब 5×3 15%, ब्याज कितना मिला 15%, तब मिश्धन कितना हो जाएगा 115%। तो 4600 जो है 115% का मान है कि नहीं है, तो 1% का मान 4600 बटा 115, 100% का मान निकालने के लिए किससे गुना 100 से गुना कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ गया 23×5 115, 23 दूना 46, 5 से 40 बार में 40 गुने 100 क्या आ जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा
आंसर होगा। जरूरी नहीं कि इतना मेथड किया जाए, यहाँ से तो डायरेक्ट उधर जा सकते हैं, लेकिन टाइम बस आपको निकालना पड़ेगा। आगे देखिए, टाइम को अगर रेशियो पे लेके जाएगा तो उतना ही समय लगा देगा, इसीलिए यही सही है। आगे देखिए, एक्स के पावर बी बटा में एक्स के पावर सी, अब पावर में बी प्लस एक्स प्लस सी। देखिए ए है, सॉरी यहाँ एक्स नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, बी प्लस सी है, फिर यहाँ पावर में सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमको पता है कि अगर ए टू दी पावर एम लिखा रहे या बटा में ए टू दी पावर एन लिखा रहे, इसका मतलब होता है ए टू दी पावर एम माइनस में एन होता है। वैसे ही यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स के पावर में बी माइनस में सी, इसके पावर में क्या है बी प्लस सी प्लस ए, तो गुना ही ना हो जाएगा लास्ट में, तो एक ही लाइन में लिख लेते हैं कि बी प्लस सी प्लस ए। अगला टर्म देखिए, एक्स के पावर में क्या हो जाएगा सी माइनस ए, और फिर सी प्लस ए प्लस में बी। फिर देखिए एक्स के पावर में क्या होगा ए माइनस में बी, और पावर में ए प्लस बी प्लस में सी। अब देखिए एक और फॉर्मूला है, अगर ए टू दी पावर एम ए टू दी पावर एन, इसका मतलब एम प्लस एन, तो तीनों जगह बेस बराबर है, तो तीनों के पावर को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो लिखिए एक्स के पावर में बी माइनस सी, बी प्लस सी प्लस ए, प्लस करिए किसको सी माइनस ए, इंटू में सी प्लस ए प्लस बी, प्लस करिए किसको ए माइनस बी, इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इतना एक साथ लिखा हुआ है, इतना एक साथ लिखा हुआ है, इधर एक साथ लिखा हुआ है, तीनों में आपको ए प्लस बी प्लस सी कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो बच गया उसको लिख दीजिए बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। अब देखिए बी से बी कटा, ए से ए कटा, सी से सी कटा, तो पूरा कट गया, क्या बचा जीरो, जीरो में इससे गुना होगा क्या बन जाएगा जीरो, तो एक्स के पावर में क्या बचा जीरो, कोई भी संख्या के पावर में जीरो उसका वैल्यू क्या आता है एक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक सवाल था, तो क्वेश्चन में एरर होगा इसीलिए नहीं बना होगा कहीं टेस्ट में। देखिए 14 नंबर, 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी हुई, खोखली है याद रखिएगा, उसका बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा। देखिए ऐसे बेलन है मान लीजिए, एक सेकंड, इतना ही से समझने का कोशिश करिए। ऐसे बेलन दिया हुआ है, खोखला बेलन, इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना पोर्शन, वही पोर्शन क्या है गैपिंग किया हुआ है, ये जो पोर्शन इधर इधर देख रहे हैं यही सब क्या है गैपिंग किया हुआ, सब जो देख रहे हैं एक बेलन है उसके अंदर एक और बेलन है। अब देखिए इसी जो लोहा जिस लोहा से बना है ना उसी का वॉल्यूम आपसे पूछा है, तो स्वाभाविक बात है एक त्रिज्या आपको यहाँ नजर आया होगा और एक त्रिज्या आपको बड़ा वाला यहाँ नजर आया होगा, तो इसका मतलब बड़ा वाला बेलन के आयतन से अगर हम छोटा वाला बेलन के आयतन को नहीं घटाएंगे तब तक होगा। बेलन कैसा है खोखला बेलन है, तो आप पूरा बेलन के आयतन में से छोटा वाला को सीधा निकाल के बना दीजिए, तो ये जो बचेगा वही पोर्शन आपसे पूछा है, जो आप साइड से देख रहे हैं वही पूछा है, जितना मोटा लोहा का बना उसी का तो आयतन पूछा है कि सब लोहा से भरा हुआ है। अब देखिए बड़ा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, छोटा बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, दोनों को घटा दीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा पाई, हाइट बराबर है तो हाइट को भी कॉमन ले लीजिए, अब बच गया क्या आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बच गया, पाई की जगह क्या लिखिएगा 22/7, ऊंचाई क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा वाला का क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, अगर बड़ा वाला का व्यास 8 है तो रेडियस कितना होगा 4 होगा,
इसका रेडियस कितना होगा 3 होगा, इसको कैपिटल आर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 में से 9 गया कितना 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुने 20 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। फिगर उतना नहीं ये समझ में आया होगा लेकिन ऐसे ठीक है, सीधा समझिए खोखला है तब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए। आगे देखिए 15 नंबर, एक व्यापारी 5 टाइप की मशीनें 2300 प्रति मशीन के हिसाब से आयात करता है। इतना ही पढ़िए, पहले बनाइए। मशीन कितना है 5 गो, एक मशीन का कीमत कितना है 2300 रुपया है, तो 5 मशीन का कीमत कितना होगा 5 गुने 2300 होगा। आगे देखिए, इन पर उसे 10% आयात शुल्क देना पड़ता है। जितना आया आपको मटेरियल का कॉस्ट, उस पे आप टैक्स कितना दीजिएगा, टैक्स 10% दीजिएगा। ठीक है, तो इस पे 10% और बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 110% होगा। आप इतना खर्चा अभी तक उस सामान में कर चुके हैं मशीन में। आगे देखिए, इन मशीनों का बिक्री मूल्य वह सूची पत्र में दिखाता है। ठीक है, मार्क प्राइस भी है इसमें शामिल, स्टिकर लगा हुआ है। यदि वह उस मूल्य पर 8% की छूट देता है, मतलब जितना वो अंकित मूल्य रखे हुए है ना उस पे 8% का छूट दे रहा है, इसका मतलब बेचता कितना में है, मार्क प्राइस के 92% में बेच रहा है। जितना अंकित मूल्य है उसके 92% में वो बेच रहा है। अब बेच देगा तब क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस है ना निकल के आएगा। ये भी टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है। छूट देकर भी 12% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए इतना रुपया में तो खरीद रहा है, टोटल उसका कॉस्ट गिरा है, अब इस पे वो 12% का फायदा कमा रहा है। इसका मतलब उसके जेबी में जो पैसा आ रहा है कितना आ रहा है, तो कहिएगा जितना खर्चा हो रहा है उसका 112%, तब ना 12% का फायदा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर समझिए, एक मशीन का दाम 2300 है, 5 मशीन का दाम क्या होगा 5 गुने 2300 होगा। अब टोटल पे टैक्स दे रहा है 10%, तो ये टोटल रुपया हो क्या गया 110% हो गया। अब इस पे 12% का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, तो टोटल का 112% उसका सेलिंग प्राइस निकल गया। अब ये जो आप देख रहे हो क्या निकल के आया, हमको सेलिंग प्राइस निकल के आया। अब देखिए, मार्क प्राइस का 92% सेलिंग प्राइस के बराबर है, आपको ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि पूरा बात को हम मार्क प्राइस के 92% के बराबर रख दें, तो बिल्कुल रख सकते हैं। जो वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, मार्क प्राइस के 92% का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए। पूछा क्या है, दिखाया सूची पत्र में दिखाया गया मूल्य कितना होगा, मतलब आपसे किसका वैल्यू पूछा है, मार्क प्राइस का वैल्यू पूछा है। काट पीट कर दीजिए। मार्क प्राइस का अगर 1% निकालना होगा तो ये 92 उठ के कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा कहीं भी। ठीक है, तो मार्क प्राइस का 1% निकला। अगर मार्क प्राइस का 100% निकालना होगा तो इसमें किससे गुना कर दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। अब काट दीजिए, 100 से 100 गया, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो गया, 23 से 92 गया कितना बार में, 4 बार में गया। 4 से काट दीजिए इसको कितना बार में, 4 दूना 8, 3 4 8 32 बार में कट गया। अब नीचे कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, तो लिख दीजिए 5 गुना 110 और गुना में क्या 28। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है आप सेपरेट सेपरेट करके भी निकाल सकते हैं, एक दो बार निकालिएगा फिर लगेगा कि हाँ अब एक ही लाइन में कर सकते हैं। आगे देखिए, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल टैंक हैं। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटा, एक नल लगा हुआ है उसमें एक नल लेता है 6 घंटा। ठीक, दूसरा नल 1 दिन, एक दिन का मतलब क्या घंटा ले रहा है, 24 घंटा ले रहा है। ठीक है, तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है, एक और नल है वो कितना देर ले रहा है 18 घंटे। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, जो खाली करने वाला नल है उसका क्षमता कितना है 18, इस पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, इससे ध्यान रहेगा खाली करने वाला है। 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। ठीक है, तीनों नल द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है शुरू के 1 घंटा में चारों नल एक्टिव था, 1 घंटा बाद में लीकेज का पता लगा। पहले नल का क्षमता निकालिए, 6 24 18 18 कैल्शियम कितना आप ले लीजिएगा 72 हो गया, 72 भागा 6 कितना 12 आ गया।
ये कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया। कहिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तब। आगे देखिए 12 प्लस 3 15 और प्लस 4 कितना 19, 19 यूनिट पानी जा रहा था लेकिन लीकेज था तो बिल्कुल लीकेज था, तो 4 यूनिट पानी बाहर भी फेंका गया, तो 19 में से 4 गया कितना 15। इसका मतलब टंकी में पानी आया कितना 15, और चाहिए था आपको कितना, तो आप कहिएगा हमको 72 यूनिट पानी चाहिए तब भरेगा टंकी। अब 72 यूनिट में से 15 यूनिट आप भर लिए, तब बचा कितना, आप कहिएगा कि 57 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो कहिए। अब 57 यूनिट पानी जो भरेगा सिर्फ यही तीनों अब एक्टिव है। अब तो 1 घंटा हो गया, अब इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तब 12 3 15 4 19, तो 57 को भरने में कितना 19 के हिसाब से कितना घंटा लगेगा, आप कहिएगा 3 घंटा लगेगा। पूछा ये तीनों नल द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो एक तो हो गया कि 3 घंटा अभी एक्टिव रहा, 1 घंटा सबके साथ एक्टिव रहा, तो 4 घंटा लगेगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए कि अब कितना लगेगा कि कुल समय कितना लगेगा, इसीलिए आप इसे आंसर क्या टिक करिए 4 घंटा ही करिए, क्या कि 1 घंटा पहले भी एक्टिव रह गया, 3 घंटा अब एक्टिव रहा, तो 4 घंटा आंसर हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, x माइनस 7 के पावर में 3, x माइनस 8 के पावर में 3, x प्लस 6 के पावर में 3 बराबर है 3x माइनस 7, x माइनस 8, x प्लस 6। पढ़ते के साथ ही पता चल गया कि ए क्यू है, बी क्यू है, प्लस में सी क्यू है, बराबर में 3abc दिया हुआ है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है 3abc के, इसका मतलब है ये कब हुआ होगा, जब a प्लस बी किसके बराबर रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा। तो आप भी 0 के बराबर कर दीजिए। a किसको माने x माइनस 7, b किसको माने x माइनस 8 को, c किसको माने x प्लस 6 को, किसके बराबर 0 के बराबर। 3x आ गया, 8 7 15 अब प्लस में 6 तब माइनस में 8 7 15 बराबर में क्या 0। 3x बराबर कितना 9, तो x बराबर 9/3 माने क्या 3 आ गया। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में भी एरर है। यहाँ पे ये रूट नहीं है, इसके लिए प्रेशर नहीं लीजिए। आप समझिए, रूट अंडर 8 माइनस में 2√15 यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। एक तो है कि सीधा आप लगा लीजिए ना, ये रूट से बाहर कब निकला होगा, जब इसको सॉल्व करके स्क्वायर आ गया होगा। तो अगर हम इस समय स्क्वायर लगा दें, इस समय आप स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो जिसके बराबर वैल्यू आएगा वही ना हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, और दूसरा काम देखिए, रूट अंडर 8 है माइनस 2 है, रूट 15 को ब्रेक करके हम √3 √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पहला स्टेप का ये काम हुआ। अब देखिए, अगर ये 2ab है, अगर यह 2ab है माइनस में, इसका मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी पे टूटा होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम देखते हैं कि वैसा है कि नहीं है। अगर वैसा बात है तो a स्क्वायर भी मिलना चाहिए या प्लस में बी स्क्वायर भी मिलना चाहिए, तब ना हमको 2ab क्वेश्चन में नजर आया है। ठीक, a और b अगर इसका तुलना इससे करिएगा दोनों का, तो a की जगह क्या रखिएगा, √3 या √5, बड़ा वाला को पहले रख दीजिए, क्या कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, तब बेहतर होगा कि हम बड़ा वाला को क्या करें पहले रख दें। तो a बराबर √5 और b बराबर क्या √3। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, तो क्या 8 लिखा हुआ है, ये पूरा मटेरियल के जगह 8 लिखा हुआ है, तो कहेगा बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका तुलना अगर हम इससे करते हैं तो पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका मतलब इस बात को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि √5 और माइनस में √3 का होल स्क्वायर है, ये वाला टर्म लिखा हुआ है। तब ना हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब 5 + 3 8 माइनस 2ab, तो
ए के जगह √5, बी के जगह √3, तो √5 गुने √3 √15, 2√15 लिखा हुआ था। इसका मतलब है स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। यही आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यदि किसी सम संख्या के 2/5 का 1 सम नहीं सीधे संख्या है, यदि किसी संख्या के 2/5 नंबर नहीं पता है, मान लीजिए नंबर क्या है x, इस संख्या के क्या 2/5 का 1/6, तो इसका भी क्या 1/6 बराबर में क्या 40, तो उसी संख्या का 30% क्या होगा? तो माने वही जो आप माने उसका 30% क्या माने 30/100 बराबर वाट। यही क्वेश्चन है। पहले तो संख्या का मान निकालिए, 2 से काटिएगा 40 को कितना बार में? 20 बार में। क्रॉस गुना करिएगा 6 × 5 = 30 गुने 20 बराबर कितना आ गया? 600 आ गया। यहाँ रख दीजिए 600, 600 गुना में 30 बटा में 100 बराबर कितना आ गया? 180 आ गया। ऑप्शन नंबर सी है, 180 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? √100 है। 2 गुने 32 क्या होगा? 64 होगा। लेकिन दशमलव का दिक्कत है, 1 2 अंक 1 2 अंक माने टोटल 4 अंक, 1 2 3 अंक 4 अंक, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए 64 बाहर आएगा क्या होगा? 8, लेकिन 4 अंक में है तो बाहर आएगा तो 2 अंक के रूप में रहेगा ना, तो 0.08 कह सकते हैं, कोई दिक्कत? 0.08 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आज का सेट समाप्त हुआ। कोई दिक्कत है जो फर्स्ट दिन आज देखे हैं, दिक्कत है बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के डिस्कशन में। थैंक यू।